नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव कराए गए तो महाविकास आघाड़ी और बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये सर्वे जी न्यूज ने मर्टराइज के साथ किया है, जिस पर विवाद हो गया है। इस सर्वे में कहा गया है कि अगर चुनाव आज कराए जाएं तो 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 165 से 185 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाले एनडीए यानी महाविकास आघाड़ी को 88 से 118 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इसके बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस, उद्धव और सुले के लिए बुरी खबर है। अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए डूब जाएगा। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने जी न्यूज के कर्नाटक को लेकर दिखाए गए सर्वे को ट्वीट किया है, जिसमें बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए बताया गया था। हालांकि वास्तव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई। प्रियंका ने ट्वीट कर जी न्यूज को निशाने पर लिया और उसको भाजपा का मुखपत्र होने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि अगर बीजेपी इतना अच्छा कर रही है तो हम उन्हें चुनाव की घोषणा करने की चुनौती देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जी न्यूज पर फिर हमला बोला और कहा है कि सोचा था कि कर्नाटक के बाद आपने कुछ सुधार किया होगा, लेकिन कुछ नहीं किया है। हालांकि इससे पहले मशहूर मराठी अखबार सकाल ने सर्वे किया था, जिसमें महाविकास आघाड़ी को बढ़त दिखाई गई थी। उन्होंने सीटें तो नहीं बताई थी, लेकिन वोट फीसदी में महाविकास आघाड़ी को बढ़त बताई। सर्वे में बीजेपी को 33.7% लोग वोट देने की बात कह रहे थे, वहीं एकनाथ शिंदे को 5.5% लोग वोट करने की बात कह रहे थे। हालांकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को 19.9% लोग वोट देने की बात कह रहे थे, एनसीपी को 15.3% लोग वोट देने की बात कह रहे थे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 12.5 लोग वोट करने को कह रहे थे। यानी महाविकास आघाड़ी के लिए कुल 47.7 लोग वोट करने की बात कह रहे थे, जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन के 39.2% वोटों से कहीं अधिक है। महाराष्ट्र के साकाल ग्रुप ने अपने सर्वे में पीएम मोदी को लेकर जब महाराष्ट्र में सवाल किया तो बहुत ही आधा बटा हुआ आंकड़ा सामने आया था। सवाल था कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनना चाहिए, तो 42.1% लोगों ने कहा कि उन्हें फिर से पीएम बनना चाहिए, जबकि 41.5% ने कहा था कि वो नहीं चाहते कि वो फिर से पीएम बने और 16.4% लोगों ने कहा था कि वो नहीं जानते या वो नहीं कह सकते हैं। यानी पीएम मोदी को लेकर महाराष्ट्र बुरी तरह से बटा हुआ नजर आया और उनकी लोकप्रियता नहीं दिखाई दी। यानी महाराष्ट्र लगभग समान रूप से मोदी समर्थक और मोदी विरोधी मतदाताओं के बीच बटा हुआ है और इसके बाद बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने फैसला नहीं किया है या बताना नहीं चाह रहे हैं। यानी मोदी समर्थक और मोदी विरोधी खेमे के बीच इस लगभग समान विभाजन का अर्थ ये भी है कि दोनों पक्षों को सभी जाति समूह से पर्याप्त समर्थन मिल रहा है। ये हिंदी बेल्ट और गुजरात के विपरीत है, जहां भाजपा को उच्च जाति और ओबीसी मतदाताओं के बीच स्पष्ट बढ़त हासिल थी। हालांकि सकल सर्वेक्षण के अनुसार ये उद्धव ठाकरे की सेना है, जिसे सेना के वोटों का बड़ा हिस्सा मिल रहा है। बता दें, उद्धव गुट को 12.5% तो एकनाथ शिंदे को 5.5% वोट मिल रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे गुट से आधे से भी कम है। शिंदे और उनके गुट के लिए ये बुरी खबर है। अगर जमीन पर यही उनकी ताकत है तो पार्टी के तौर पर उनका भविष्य और पहचान खतरे में पड़ सकती है और देर सवेर वो एक और भाजपा और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की सेना के बीच फंस सकते हैं। साकाल सर्वे ने विश्व मंच पर भारत की स्थिति में सुधार के लिए पीएम मोदी के लिए मजबूत समर्थन का खुलासा किया। साथ ही अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण के साथ ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर भी मोदी सरकार सकारात्मक रूप से नजर आई। हालांकि दूसरी ओर लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बताया। सर्वे के अनुसार 39.3% मतदाताओं ने कहा कि मूल्य वृद्धि मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। वहीं 18.6% ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और 12% ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि है। यानी महत्वपूर्ण है कि लगभग 70% मतदाताओं ने आर्थिक मुद्दों को मोदी सरकार की मुख्य विफलताओं के रूप में चुना है। भारतीय ओलंपिक संघ 4 जुलाई को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव कराएगा। सोमवार को इसका ऐलान फेडरेशन ने किया। चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश मित्तल कुमार को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि इस चुनाव में ब्रजभूषण सिंह हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर भी दर्ज की हैं।
पहलवानों ने बीते बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने अपनी सभी मांगों से खेल मंत्री को अवगत कराया था। उस मांग में भारतीय कुश्ती महासंघ से ब्रजभूषण को दूर रखने की मांग भी शामिल थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा और कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज क्यों हैं। स्टालिन ने कथित तौर पर सलेम में कहा, मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मोदी के प्रति उनका गुस्सा क्या है। बता दें, इससे पहले शाह ने कथित तौर पर तमिलनाडु में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया था कि तमिलनाडु का कोई व्यक्ति भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकता है। इसी के बाद स्टालिन का यह बयान आया है। स्टालिन ने प्रतिक्रिया में कथित तौर पर कहा, अगर भाजपा का विचार है कि एक तमिल को प्रधानमंत्री होना चाहिए तो तमिलिसाई साउंडराजन और एल मुरुगन हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार बनने का मौका मिल सकता है। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के अनुसार अमित शाह ने यह भी दावा किया कि डीएमके ने पूर्व में राज्य के 2 वरिष्ठ नेताओं को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि एम.के. स्टालिन ने शाह को अपना बयान सार्वजनिक करने की चुनौती दी ताकि डीएमके एक विस्तृत स्पष्टीकरण दे सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भविष्य में किसी तमिल को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की। पार्टी सूत्रों के अनुसार मीडिया में ये रिपोर्ट चल रही है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण चेन्नई में बीजेपी के पदाधिकारियों की बंद कमरे में हुई बैठक में अमित शाह ने कहा, हमने तमिलनाडु से संभावित 2 प्रधानमंत्रियों कामराज और मूपनार का मौका गंवा दिया। इनके प्रधानमंत्री न बन पाने के लिए डीएमके जिम्मेदार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि किसी गरीब परिवार के तमिल को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। बता दें, दक्षिण के राज्यों में लगातार मिल रही हार के बाद अमित शाह ने ये दांव खेला है। हालांकि उनको शायद ये नहीं पता कि इसका बीजेपी के बाकी नेताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बता दें अमित शाह जो 2024 के लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, चेन्नई में एक बंद कमरे में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हार्ड हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की उपस्थिति में संस्कार धानी जबलपुर में सोमवार को कांग्रेस के चुनावी शंखनाद के दौरान कांग्रेस स्पष्ट रूप से हार्ड हिंदुत्व की नाव पर सवार नजर आई। वोटों को रिझाने को लेकर शह और मात के खेल में मध्य प्रदेश कांग्रेस जबलपुर में नए रूप में नजर आई। बता दें, पिछले दिनों कांग्रेस ने भोपाल स्थित अपने दफ्तर को भगवा रंग में रंग दिया था। प्रियंका गांधी के चुनावी शंखनाद दौरे का आगाज रेवा नदी के तट से हुआ। जबलपुर पहुंचते ही प्रियंका गांधी को नर्मदा तट पर ले जाया गया। 100 से ज्यादा पंडितों ने यहां विधि विधान से मां नर्मदा की पूजा अर्चना और आरती कराई। आयोजन में कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह और राज्यसभा के अन्य सदस्य विवेक तनखा सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। इसके अलावा अब जबलपुर में प्रियंका के दौरे और चुनावी शंखनाद के मद्देनजर हनुमान जी की 30-30 फीट के गदा की प्रतिकृतियों से सजाया गया। इसके अलावा भगवा एवं धर्म कर्म का तड़का भी लगाया गया। चुनावी सभा में प्रियंका गांधी बोली, केंद्र की सरकार ने 9 सालों और मध्य प्रदेश की 18 सालों की सरकार ने केवल जज्बातों को उभारा है, इधर उधर की बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकारों और पार्टियों से अब तौबा कीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले हम हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देंगे। दूसरे नंबर पर गैस सिलेंडर 500 रुपए का होगा। तीसरे नंबर पर पहले 100 यूनिट बिजली माफ होगी और 200 यूनिट बिजली हाफ की जाएगी। शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी और 5वां और आखिरी वादा किसान कर्ज माफी पुनः प्रारंभ होगी। बचे हुए किसानों का कर्जा माफ होगा। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, हमने जो भी वादा किया है उसे पूरा किया। कर्नाटक में कांग्रेस 5 गारंटी लाई थी और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 5 गारंटी लागू कर दी। मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी कांग्रेस कुछ गारंटी लेकर आई है, जिन्हें हम 100% पूरा करेंगे। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में जबलपुर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपके साथ पिछले 18 साल से गलत हो रहा है, आपका इस्तेमाल हुआ, आपका शोषण हो रहा है। प्रियंका ने कहा कि 2018 में आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार को चुना, लेकिन धन बल से जनादेश को कुचल दिया गया। 2018 में आपने हमारी सरकार बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ और पैसे से भाजपा के लोगों ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी बना ली। उन्होंने नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि हमारे कुछ नेता पैसों के लिए छोड़कर चले गए।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपका कुछ फायदा होता तो समझ में आता। प्रियंका ने कहा कि इन्होंने महाकाल को नहीं छोड़ा, हवा से मूर्तियां उड़ रही हैं, इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। राज्य में तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला हो रहा है। 225 महीनों की सरकार में इन्होंने 220 घोटाले किए हैं। मैं आपसे यहाँ वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं आपसे जागरूकता मांगने आई हूँ। आपके पास 6 महीने हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के जबलपुर दौरे पर हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 2018 में मध्य प्रदेश में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो उन्होंने अब अपनी बहन को भेजा है। कांग्रेस पर हमला करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था कि 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे बहनों के खाते में 1500 रुपए आ गए क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा गया है? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा गया है? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए हैं? जब कांग्रेसी आए तो गोबर बचा के रखो, आपको पता है कि क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की एक रैली में कांग्रेस को मां बेटा और बेटी की पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष की सभी पार्टियां सत्ता के लिए किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में अकेली पार्टी है जो विचारों पर चलने वाली पार्टी है, बाकी सभी पार्टियां विचार शून्य हो चुकी हैं। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तत्पर हैं। बता दें, विपक्ष पटना में 23 जून को एक मीटिंग करने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी पहल की है। इस बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों के नेता हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही नड्डा ने कहा कि अन्य पार्टियों की तरह कांग्रेस भी अब मां बेटा और बेटी की पार्टी रह गई है। सूरजमुखी के लिए एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार को यहां पिपली के पास NH-44 पर जाम लगा दिया। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है। बता दें, एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद सुनिश्चित नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन शुरू करने और सड़कों पर उतरने की धमकी दी थी। हरियाणा, पंजाब, यूपी और अन्य पड़ोसी राज्यों के किसान नेता एमएसपी दिलाओ, किसान बचाओ महापंचायत के लिए कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में एकत्र हुए। महापंचायत में पहलवान बजरंग पूनिया और किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। टिकैत ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत सभी को रिहा करे और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करे, नहीं तो पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में सोमवार को आयोजित किसान पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जब तक एमएसपी को लेकर कानून नहीं बनाएगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो घटना घटी उसे लेकर पूरे देश के किसान एक हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के झंडे अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक हैं। जब भी किसी भी मुसीबत में आएंगे हम साथ रहेंगे। किसानों को समर्थन देने पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना समर्थन देने आए हैं, हम भी किसान परिवार से हैं। जो हमारे किसान भाई रोड पर खड़े हैं हम उनके साथ खड़े हैं। कोरोना के वैक्सीनेशन से जुड़े कोविन पोर्टल को लेकर टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने दावा किया है कि इससे लोगों की निजी जानकारियां लीक हुई हैं। टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले ने दावा किया कि कोविन पोर्टल पर लोगों ने जो निजी जानकारियां दी थी वो अब टेलीग्राम ऐप पर मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सिर्फ आम लोगों का ही डेटा लीक नहीं हुआ है, बल्कि इस लिस्ट में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेताओं का भी नाम शामिल है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने लीक जानकारियों का स्क्रीनशॉट भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों ने कोविन ऐप पर अपनी निजी जानकारियां दी थी, जिनमें मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर, परिवार की जानकारी आदि शामिल थी। अब ये सब निजी जानकारी खुले तौर पर सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। ये चिंता की बात है। हालांकि भारत सरकार ने इन खबरों को आधारहीन बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सुरक्षित है। उनके मुताबिक ये रिपोर्ट बिना किसी आधार के है और गलत प्रवृत्ति के है। वहीं सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने सरकार से कहा है कि डेटा लीक के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा यह सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें निजता को मौलिक अधिकार माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण उत्पन्न स्थिति की सोमवार को जहां एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। बैठक में साइक्लोन बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों पर
चर्चा की गई। केंद्रीय और राज्यों की एजेंसियों ने पीएम मोदी को बताया कि साइक्लोन की स्थिति में वो किस तरह से राहत और बचाव के कामों को अंजाम देंगी। प्रधानमंत्री ने बैठक में मौजूद केंद्र तथा गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठाएं। बता दें, भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय सौराष्ट्र और कच्छ को क्रॉस करके गुजरात के समुद्री इलाकों के अलावा पाकिस्तान के कराची शहर में बेहद तेज रफ्तार से 15 जून को टकराएगा। इस दौरान हवाओं की गति 145 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। खुदरा महंगाई दर में फिर गिरावट आई है। मई महीने के लिए खुदरा महंगाई दर घटकर 4.25% पर जा पहुंची है, जो अप्रैल में 4.70% रही थी। ये लगातार चौथा महीना है जब खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। बीते वर्ष मई 2022 में खुदरा महंगाई दर 7.04% रही थी। खाद्य महंगाई दर में भी गिरावट आई है और ये 3% के नीचे जा पहुंची है। मई में खाद्य महंगाई दर घटकर 2.91% पर आ गई है, जो अप्रैल 2023 में 3.84% रही थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।